आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आपका जो चैप्टर चल रहा था दो दुर्व्यता का अंत, उसका लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और आपको पता है मैं एक एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर की एक ही बार में बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा, है ना। और आपको पता ही हमारा पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, जबरदस्ती नहीं पढ़ाना बल्कि जबरदस्त पढ़ाना है। इस चक्कर में मैं आपको हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, है ना। वैसे आज का हमारा आखिरी पार्ट रहने वाला है। टॉपिक का नाम है हमारा शॉक थेरेपी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहने वाला जो क्या है, शॉक थेरेपी क्या होता है। टॉपिक का नाम क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक वर्ड का मतलब सुना होगा। शॉक का मतलब क्या, एकदम से झटका लगना, और थेरेपी वर्ड का मतलब आपने क्या सुना, इलाज करना। मतलब शॉक थेरेपी होता क्या है। तो देखो, ये शॉक थेरेपी की ना एक नीति है जो कब आई है बेटा, 1990 में आई है। सबसे पहले हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि शॉक थेरेपी कब आया है। तो शॉक थेरेपी आया 1990 में। अब ये नीति कौन लेके आया बेटा, तो ये नीति लेके आया था सोवियत संघ। आप जो सोवियत संघ पढ़ रहे थे, सोवियत संघ आपको पता है उसका निशान ऐसा है ना, ये सोवियत संघ इस नीति को लेके आया था। तो शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको पता है सोवियत संघ की नीति कौन सी थी बेटा, साम्यवाद। याद करो, हमने पढ़ा था साम्यवाद। तो ये साम्यवाद से सोवियत संघ के देशों ने क्या किया, पूंजीवाद के तरफ पलायन किया। पलायन वर्ड का मतलब होता है बेटा जाना, है ना। सोवियत संघ के देशों ने क्या किया था, सोवियत संघ के देशों ने साम्यवाद की नीति को छोड़ा और सोवियत संघ के देशों ने पूंजीवाद की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ क्या पलायन को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। देखो लिखा भी है, सोवियत संघ के देशों ने साम्यवाद की नीति को छोड़कर पूंजीवाद की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। ये रहा हमारा साम्यवाद का निशान। किसकी तरफ चलेगा बेटा, ये पूंजीवाद की तरफ चले गए। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। अब ये शॉक थेरेपी को लेकर वर्ल्ड बैंक से पूछा गया। आपको पता होगा यूएनओ की एक एजेंसी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जैसे हम लोग का अपना बैंक होता है, ऐसे देशों का भी एक बैंक है वर्ल्ड बैंक, और दूसरा एक है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बोले तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों से पूछा गया कि आपके वर्ड्स में शॉक थेरेपी क्या है। तो इन्होंने बोला हमारे हिसाब से तो आघात पहुंचाकर उपचार की विधि है। आघात का मतलब क्या, अमेरिका ने पहले इनको बहुत ज्यादा सोवियत संघ के देशों को परेशान कर दिया, आघात पे आघात पहुंचाया एक तरह से साम्यवाद में। फिर क्या कहता है, आ जाओ भाई पूंजीवाद को अपना लो, तुम्हारा विकास होगा। तो इन लोगों ने, एजेंसियों ने, दोनों ने बोला हमारे हिसाब से तो आघात पहुंचा के उपचार की विधि है। पहले चोट पहुंचाना, फिर आ जाओ विकास कर लो जी, उपचार भी कर दिया। मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद के तरफ जाने को ही क्या कहा गया, शॉक थेरेपी के नाम से बेटा जाना गया। शॉक थेरेपी कब आया, 1990 में आया। कौन लेके आया, सोवियत संघ लेके आया। क्या था ये, तो सोवियत संघ के देशों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना शुरू किया। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो गए, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। समझ आई बात। अच्छा, आपको पता है शॉक थेरेपी अपनाने के बाद बेटा इफेक्ट पड़ा सोवियत संघ के ऊपर। तो ये कह रहा है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम आए। ये जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है 2 + 4। 2 मार्क्स की तो इसकी डेफिनेशन जो हमने अभी बताई, और 4 मार्क्स का बेटा जो आएगा वो आएगा इसका परिणाम। इसका क्या परिणाम आया, तो इसका जो परिणाम आया उसकी बात करें हम। देखो आपके सामने ये परिणाम है ना, समझते बेटा क्या, शॉक थेरेपी अपनाते ही सबसे पहला परिणाम आया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्यों, अमेरिका और सोवियत संघ, बोले तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहा था शीत युद्ध। लेकिन अचानक से क्या हुआ, सोवियत संघ के देश उल्टा उठ के साम्यवाद की तरफ से पूंजीवाद की तरफ चले गए। तो जब एक तरफ से दूसरी तरफ चले ही जाएंगे तो लड़ाई क्या होगी, क्या, तो शीत युद्ध क्या हो गया बेटा, हमारा समाप्त हो गया। अकेले कौन बच गया बेटा, अमेरिका बच गया। तो अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। वर्चस्व का मतलब ही क्या होता है, अमेरिका ने अपना पूरी दुनिया पे दबदबा स्थापित कर दिया। जलवा है हमारा। अमेरिका बोल दिया जो हूं मैं ही हूं, सोवियत संघ गया, साम्यवाद खत्म। तो साम्यवाद से जो पूंजीवाद की तरफ पलायन हुआ, शॉक थेरेपी था। और शॉक थेरेपी से क्या हुआ, पहला इफेक्ट पड़ा, शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका ने क्या कर दिया, अकेले बच गया अमेरिका, तो अमेरिका ने वर्चस्व स्थापित कर दिया। और क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, हथियारों की जो होड़ चल रही थी वो समाप्त हो गई। हथियारों की होड़ चल रही थी, आपको पता ही है। तो हथियारों की जो होड़ चल रही थी वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि जो सोवियत संघ था खुद उठ के अब अमेरिका की तरफ आ गया। दो के बीच लड़ाई हो रही थी, अब उल्टा उठ के वो उसके तरफ आ गया, तो लड़ाई तो बची नहीं ना बेटा। तो हथियारों की ओर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब रूस के जो इंडस्ट्री थे, उद्योग वगैरह थे, पहले सरकार चला ली थी, अब शॉक थेरेपी अपनाते क्या हो गया, निजी हाथों बेचना पड़ा।
तो रूस के 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे, औने पौने का मतलब होता है बेटा कम से कम दाम, रूस के 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे साम्यवाद से पूंजीवाद मतलब निजी हाथों में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो इफेक्ट तीसरा पड़ गया, रूस के 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे बेचा गया। अब ये जो बेचा गया ना बेटा, इसी को याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं। पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ था कि इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह सेल की जा रही थी। इस वजह याद रखना, शॉक थेरेपी के तहत जो रशिया के 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया, इसी को दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। लिखा है देखो, अब गराज सेल में क्या हुआ, सोवियत संघ की सरकार बेटा बहुत अच्छी थी, अपनी जनता के बारे में सोचती थी। सोवियत संघ की सरकार ने क्या बोला, देखो जी गराज सेल में आओगे, बोली लगाए जाएंगे, उद्योग बेचे जाएंगे, तो मैं अपनी जनता को गराज सेल में शामिल होने के लिए अधिकार पत्र दूंगा, डिस्काउंट कूपन। एक तरह से तुम आना, बोली लगाना, डिस्काउंट कूपन दिखाना, तुम्हें सस्ते दाम पे उद्योग मिल जाएंगे। बाहर वालों पे डिस्काउंट कूपन होंगे नहीं, उनको नहीं मिलेंगे। तो गराज सेल में शामिल होने के लिए सोवियत संघ की सरकार ने क्या किया, अपनी जनता को एक तरह से डिस्काउंट कूपन टाइप में अधिकार पत्र दे दिया। और जनता भी ढीठ नालायक, उस जनता ने क्या किया, उस अधिकार पत्र को बाहर वालों को ले जाके बेच दिया। बोला थोड़ा सा पैसा लिया जनता ने और बोला कि देव जी हमारी सरकार ने हमें डिस्काउंट कूपन दिया है, आप जाओगे कूपन दिखाओगे, आपको जो उद्योग खरीदोगे इंडस्ट्री वगैरह सस्ते दाम पे मिल जाएगा। इससे क्या हुआ, सरकार को लगता कि जनता को बेच रहे ये उद्योग वगैरह, लेकिन वो बाहर वाले आए दूसरे देश के बंदे, उन्होंने जनता से अधिकार पत्र लिए और खुद उद्योग से खरीद के लेके चले गए। तो लोगों को गराज सेल में शामिल होने के लिए अधिकार पत्र दिए गए और जनता ने उसे क्या किया, लोगों ने उसे बाहरी के हाथों में क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। और बाहरी के हाथों बेचने से क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला बाजारी बढ़ गया। तो ये बताया गया है आखिर गराज सेल में शामिल होने के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ा, अगले इफेक्ट की बात करें बेटा। हर देश की अपनी करेंसी होती है, आपको पता है। अमेरिकी करेंसी का नाम डॉलर है, हमारे भारतीय करेंसी का नाम रुपया है, पाकिस्तान की करेंसी का नाम पाकिस्तानी रुपया। तो ऐसे रूस की करेंसी का नाम क्या बेटा, रूबल है ना। और जैसे ही शॉक थेरेपी अपनाया गया, रशिया की करेंसी की वैल्यू डाउन टू डाउन होने लग गई थी, है ना, उसकी कीमत प्रतिदिन गिरते चली जा रही थी। तो शॉक थेरेपी का क्या परिणाम है, शॉक थेरेपी अपनाते ही रशिया की जो मुद्रा रूबल है उसकी कीमत क्या हो रही थी, गिरते चली जा रही थी बेटा। और क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा कि भाई सोवियत संघ में पहले सामूहिक खेती चलती थी। सामूहिक खेती का मतलब क्या, सरकार के माध्यम से खेती होती थी, सरकार क्या करता, फैसिलिटी देती और सब समूह में मिलकर खेती करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चले गए और पूंजीवाद में जिसके पास जितना उतने में काम करेगा वो। तो जो ग्रुप वाली खेती थी क्या हो गई, सामूहिक खेती बेटा वो समाप्त हो गई। तो शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो वहां पे सामूहिक खेती चल रही थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद और क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, जिस गति के साथ इन्होंने 1979 में विकास किया था, इनके विकास की गति 1989 या तुम यहाँ पे 1990 भी डाल सकते हो कि 1990 आते आते इनके विकास की जो गति थी वो बेटा क्या हो गई, धीमी पड़ गई। मतलब शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो इनके विकास की गति थी, विकास की गति और धीमी पड़ गई। ये कह रहा है क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट पड़ा है, समझ आया बेटा। तो ये हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी क्या है 2 नंबर में, और 4 नंबर में हमने पढ़ा इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम आए। एक क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी के नकारात्मक परिणाम बताइए, तो बेटा याद रखना परिणाम सारे नकारात्मक ही पड़े थे। ये गए तो थे ये सोच के कि हम साम्यवाद से पूंजीवाद में जाएंगे, हमारा विकास होगा, लेकिन साम्यवाद से सोवियत संघ के देश जब पूंजीवाद में गए तो इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बर्बाद हो गई पूरी तरह से, उद्योग धंधे बिक गए, करेंसी की वैल्यू गिर गई, सामूहिक खेती समाप्त हो गई। मतलब सब कुछ क्या हुआ, सारा का सारा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। समझ आया बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है भारत और सोवियत संघ के संबंध बताइए, है ना। भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे, संबंध का मतलब क्या, दोस्ती थी हमारी या दुश्मनी थी सोवियत संघ के साथ, आपको क्या लगता है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तो मैं बता दूं सोवियत संघ के साथ बेटा हमारे जो संबंध थे ना, तुम यहां पे पहले लाइन लिखना कि भारत और सोवियत संघ के संबंध मित्रतापूर्ण है भाई, बहुत ही अच्छे संबंध रहे हमारे इसके, है ना। हमारे और इसके संबंध के तो लोग कसमें खाते थे, इतने अच्छे संबंध थे की। तो बात करें भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे हैं, तो क्या बताओगे बेटा, भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे। आज तो सोवियत संघ के साथ अच्छे रहे, सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन वही सेम हुबहू संबंध अब हमारे रूस के साथ है। अब रूस के संबंध हमारे अच्छे हैं,
है ना। तो देखो कैसे अच्छे हैं, तो बताओगे सबसे पहले देखो भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे, हम आर्थिक आधार बता रहे, मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या, आर्थिक। आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसे के माध्यम से। भारत की सार्वजनिक कंपनियां बेटा घाटे में चल रही थी। घाटे का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में थी हमारी कंपनियां। सार्वजनिक कंपनी वो जो सभी के लिए काम करती है, हमारी सार्वजनिक कंपनियां घाटे में थी, बंद होने वाली थी। तब सोवियत संघ हमारा मसीहा के तौर पे आया और सोवियत संघ ने आके इसमें बड़ी मात्रा में निवेश किया। हमें बोला बंद मत करो, मैं हेल्प कर रहा हूं, और सोवियत संघ ने आके उसमें हमारी सहायता की, और उसके निवेश के वजह से आज वो हमारी कंपनी चलने की जगह दौड़ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं हमारे उसके संबंध क्या है, अच्छे हैं। मान लेते हैं आपके दोस्त ने कोई दुकान खोल रखी है, भाई वो चला नहीं पा रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो जा रहा है, उसके घर वाले बोला अरे बेटा बंद कर दे, तेरे बस की नहीं है। अब आप अपने दोस्त के लिए मसीहा के तौर पर बोले, अपने दोस्त को बोला अरे बंद मत कर, मैं हूं तेरे साथ। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या किया, तुम्हारे दोस्त ने आके बोला मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, और तुम्हारे दोस्त ने उसमें लाके पैसा लगाया, थोड़ी प्लानिंग में चेंज वेंज की, और तुम्हारे दोस्त के निवेश की वजह से तुम्हारी जो दुकान थी वो बहुत तेजी से आगे दौड़ने लग गई। तो तुम्हारे और तुम्हारे जो फ्रेंड है उसके संबंध कैसे हो, बहुत अच्छे हुए ना। सेम ऐसे हमारे रूस था भाई, सोवियत संघ। क्या हुआ था, हमारी कंपनी देख रहे हो, भारत की सार्वजनिक कंपनियां की सहायता, कैसे सार्वजनिक कंपनी की सहायता, हमारी सार्वजनिक कंपनियां घाटे में थी, बंद होने वाली थी, हमारी सरकार बंद करने जा रही थी। तब सोवियत संघ ने क्या किया, उसमें बड़ी मात्रा में निवेश किया सोवियत संघ ने, और आज हमारी कंपनी क्या हुई, दौड़ने लग गई। इस निवेश के चक्कर में उसने निवेश किया जब, है ना, वरना वो कंपनियां बंद हो जाती। तो इस वजह से कह सकते हैं हमारे उससे संबंध क्या हुए, अच्छे। दूसरी बात करें, रुपए को माध्यम बना के व्यापार, क्या डिफाइन करोगे बेटा रुपए को माध्यम बना के व्यापार। तुम्हें पता होगा इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है, डॉलर चलता है, आपने सुना ही होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर चलता था, भारत के पास डॉलर भाई खत्म हो गया, हमारे साथ कोई व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है बिना डॉलर के। तब हम अमेरिका के पास गए, अमेरिका से बोला भाई व्यापार कर ले, अमेरिका कह रहा डॉलर है, हमने बोला नहीं, भगा दिया उसने हमें। चाइना के पास गए, चाइना ने डॉलर मांगा, ब्रिटेन के पास गए, ब्रिटेन ने डॉलर मांगा, मतलब हमारे पास डॉलर है नहीं, तो भाई लाए कहां से, व्यापार कैसे करें। तब सोवियत संघ एक तेज रोशनी के तौर पे नजर आया हमें। खातिर रण में करण खड़ा था, तेरी खातिर खड़ा यार, तेरा चिंता ना करिए। और सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बना के व्यापार किया। तुम पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या पॉइंट बनाएंगे, रुपए को माध्यम बना के व्यापार। मतलब कहने का मतलब क्या, सोवियत संघ ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा रुपया है, रुपया तो हमारी करेंसी हो गई हमारे पास, तो उसने बोला कोई नहीं, रुपए को माध्यम बना के व्यापार करेंगे। और सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बना के हमारे साथ व्यापार किया, और उसके व्यापार के चक्कर में क्या हुआ, हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो बंद होने वाला था वो चलने लगा। तो संबंध क्या हुए, जिस टाइम कोई साथ नहीं दे रहा उस टाइम ये साथ दे रहा है, तो हमारे उसके संबंध क्या हो गए, अच्छे हो गए। आगे की बात करें बेटा, देख सकते हो 1971 में 20 साल की मित्रता संधि, डबल लाइन डाल के डिफाइन कर दोगे, क्या डिफाइन करोगे, तुम्हें पता है 1971 का 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ भारत। ये युद्ध आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे। पाकिस्तान को छिपे तौर पे कौन कौन साथ दे रहा था, अमेरिका साथ दे रहा है, चाइना साथ दे रहा है, ब्रिटेन साथ दे रहा है, वियतनाम साथ दे रहा है, 12 देश साथ दे रहे थे। हमारा भारत बेचारा अकेला पड़ा हुआ था। उस युद्ध के टाइम में हमारा साथ कोई नहीं दे रहा था, हमारा पिटना तय था। अमेरिका चाइना जैसे देश पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तब हमने चाइना सोवियत संघ के साथ क्या किया, तब हमने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मित्रता संधि की। क्या संधि की हमने 20 साल की, कि इस संधि के तहत इन 20 सालों में 1971 से लेके 1990 के बीच में भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो वो आक्रमण एक तरह से रूस के ऊपर ही माना जाएगा, और रूस क्या करेगा, उसके ऊपर आक्रमण करेगा। और अगर कहीं रशिया के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो वो आक्रमण भारत के ऊपर मान जाएगा। कहने का मतलब कि हमने एग्रीमेंट साइन किया 20 साल में कि इन 20 सालों में हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो आक्रमण खाली हमारे ऊपर नहीं हो रहा, रूस के ऊपर भी हो रहा है, और फिर रूस उसका बदला लेगा। और कोई देश रूस के ऊपर आक्रमण करता है तो वो खाली रूस के ऊपर नहीं हो रहा, हमारे ऊपर भी हो रहा है। और इस 20 साल में हम दोनों में से कोई किसी के ऊपर भी आक्रमण करे, वो आक्रमण दोनों के ऊपर माना जाएगा, और दोनों मिलकर फिर उस देश को आक्रमण करेंगे। रूस को आते देख के, इस संधि को आते देख के, इस संधि को देखते ही जैसे पता चला अमेरिका की हमारे तरफ से सोवियत संघ आ रहा, अमेरिका पीछे भाग गया, चाइना पीछे भाग गया, ब्रिटेन पीछे भाग गया, वियतनाम पीछे भाग गया। तब भारत और पाकिस्तान की फिर हुई थी उस टाइम सिंगल सिंगल, और सिंगल सिंगल में पता है तुम्हें, इसको तो हम अपना बच्चा मानते हैं, मार मार के हमने इसको भगा दिया। आई बात समझ। और कि उस टाइम नहीं आता तो हमारा पिटना क्या था, तय था। तो इस वजह से कह सकते भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे हैं, क्योंकि 1971 के युद्ध में जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था
तब इसने, सोवियत संघ ने क्या किया था बेटा, 20 साल की मित्रता संधि करके हमारा साथ दिया था। अगले की बात करें, कश्मीरी मुद्दे को लेकर साथ, पॉइंट डबल लाइन डिफाइन। तो पता है संबंध, हमारे राजनीतिक संबंध कैसे अच्छे हैं? राजनीतिक संबंध इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जब जब यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठा है कि कश्मीर किसका होगा, तब तब रूस ने अपने वीटो पावर, तो पता ना वीटो पावर मिला पड़ा है, वीटो पावर का उपयोग करके भारत का साथ दिया है। वीटो पावर का उपयोग करके भारत का साथ दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे उसके संबंध क्या है, अच्छे हैं। भाई यूएनओ में हमारा कश्मीर में मुद्दे को लेकर साथ दे रहा है, युद्ध के टाइम पे हमारा साथ दे रहा था। राजनीतिक संबंध क्या हो गए, अच्छे। आर्थिक अच्छे क्यों हो गए कि भाई इस टाइम पैसे की जब जरूरत थी, पैसे के माध्यम से उसने सहायता दिया, रुपए को माध्यम बना के उसने व्यापार किया। समझ आ गया? आगे की बात करें बेटा, सैन्य संबंध। देखो सैन्य का मतलब क्या था, सेना से रिलेटेड, है ना। अब सेना से रिलेटेड कैसे संबंध है? तुम्हें पता है आज भारत की सेना इतनी चौड़ी होती क्यों हो पाती है? क्योंकि भारत को एक से एक बड़े हथियार जो है ना, बड़े हथियार वो रूस ही देता। भाई तुम हमारे संबंध देख सकते हो, ये व्लादिमीर पुतिन है, आज रूस से है, पहले सोवियत संघ के साथ थे हमारे संबंध अच्छे, क्योंकि भाई समय समय पे हमें एक से एक बड़े मिसाइलों से लेके, फाइटर जेट से लेके, एक से एक हथियार हमें किसने उपलब्ध कराए? रूस ने उपलब्ध कराए, और पहले सोवियत संघ उपलब्ध कराता था। तो हमारे सैन्य संबंध अच्छे हैं क्योंकि भाई उसने हमें एक से एक बड़े हथियार उपलब्ध कराए हैं। उसके अलावा सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों देशों की सेना एक जगह पे इकट्ठा होके युद्ध के लिए अभ्यास करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बोर्ड का पेपर आ गया, आप और आपके फ्रेंड है एक साथ बैठ के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्या दुश्मन के साथ तैयारी करने जाओगे? दोस्त के साथ करोगे ना। ऐसे ये लोग भी है, ये लोग दोनों देशों की सेना एक साथ इकट्ठा होती है, इन फ्यूचर कभी किसी और के साथ युद्ध होगा तो कैसे लड़ना है, क्या करना है, इसके लिए अभ्यास वगैरह करते हैं। लग जाए सम्मान भाइयों का, माँ कसम झुकने नहीं देंगे। और महफिल में तुम्हारी हो या सामने या इधर लड़ाई हो गई, थप्पड़ गिनते रहेंगे, रुकने नहीं देंगे। और दोनों देश जब एक साथ एक दूसरे पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो कह सकते हैं हमारे उनके संबंध क्या है, संबंध अच्छे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी है बेटा। आर्थिक एक, आर्थिक के 2 पॉइंट, राजनीतिक के 2 पॉइंट, सामाजिक सैन्य के 2 पॉइंट, सांस्कृतिक के 2 पॉइंट। सांस्कृतिक का क्या, हमारे कल्चर को बेटा, हमारे त्योहार को, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, ये जो है हमारे जो त्योहार, इन त्योहारों को रशिया के लोग तेजी से अपना रहे हैं, है ना। एक दूसरे के हम त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनके त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे उनके संबंध क्या है, अच्छे हैं। उसके अलावा हमारे हिंदू धर्म को तेजी से अपनाने वाला देश रूस है भाई, है ना। वो हमारे हिंदू धर्म को तेजी से अपना रहे हैं, हमारे होली दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारे कल्चर को अपना रहे हैं वो, तो हमारे उनके संबंध क्या है, अच्छे हैं। हमारे यहाँ के अमिताभ बच्चन, है ना, अपने पापा के टाइम में पता करना, अब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जो थे, उनकी मूवीज को वो लोग क्या कर रहे हैं, रशिया वाले आज देख रहे हैं। हमारे बॉलीवुड मूवीज को वो देख रहे हैं, मतलब हमारे उनके संबंध क्या है, अच्छे हैं बेटा। ठीक है, इन पॉइंटों को देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहो लिख भी सकते हो, वरना मैं आपको नोट्स का बताऊंगा। ठीक है, नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे अभी। तो भारत की सार्वजनिक कंपनियों की सहायता, जो पॉइंट हमारा आर्थिक का, रुपए को माध्यम बना के व्यापार, ये दोनों पॉइंट किसमें हो जाएंगे बेटा, आर्थिक के हो जाएंगे। 1971 के समय 20 साल की मित्रता संधि, युद्ध के समय कश्मीरी मुद्दे को सहायता, ये हो गया हमारा राजनीतिक का मुद्दा। ठीक है, सैन्य का यहां बताया था मैंने आपको, सांस्कृतिक का ये रहा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला कह रहा है बेटा, तुम्हें पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन के क्या परिणाम आए। अभी मैंने हाल फिलहाल बच्चों का टेस्ट लिया था, उसमें देख रहा था बच्चों ने क्या लिख दिया, सोवियत संघ के विघटन के कारण। मैं कह रहा हूं विघटन का परिणाम, परिणाम का मतलब क्या कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम, है ना। देखो सोवियत संघ का विघटन आपको पता है 1991 में हुआ, तो जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसका परिणाम क्या आया बेटा, परिणाम मतलब रिजल्ट क्या, उसके बाद क्या आया, क्या चेंजेस आए। पहला तो यही आया, हथियारों की जो होड़ थी वो क्या हो गई, समाप्त, क्योंकि भाई जिससे लड़ाई थी वो बेचारा पहले ही मर गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो लड़ाई हुई नहीं, जो हथियार वगैरह बना रहे थे, जो होड़ लगी हुई थी वो समाप्त हो गई। अकेले कौन बच गया, अमेरिका, तो अमेरिका ने वर्चस्व स्थापित कर दिया, तो हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और अमेरिका ने क्या कर दिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। उसके अलावा आगे की बात करें बेटा, देखो विघटन से पहले, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे,
सोवियत संघ के विघटन से पहले लोगों के मन में शंका थी, चिंता बनी रहती थी। क्या कि देखो दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, लोगों के मन में चिंता शंका ये होती थी कि एक महाशक्ति का अंत होगा तो एक ध्रुवीय वर्चस्व स्थापित होगा या बहुध्रुवीय वर्चस्व स्थापित होगा। मतलब जो बचा हुआ है वो अकेले अपना वर्चस्व स्थापित करेगा या जो जीतेगा उसका पूरा ग्रुप अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। जैसे आपको पता है अमेरिका ने क्या बनाया था बेटा, अमेरिका ने बनाया था, आपको पता है, नाटो। अमेरिका ने बनाया था नाटो। या सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ के ग्रुप का आपका नाम पता ही था, सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट। तो लोगों के मन में शंका ये थी कि भाई दोनों महाशक्तियों में से मान लेते कोई एक खत्म होगा तो एक, जैसे मान लेते अमेरिका बचा था, अमेरिका अकेले वर्चस्व स्थापित करेगा या उसका पूरा ग्रुप बहुध्रुवीय वर्चस्व स्थापित करेगा। और अमेरिका ने क्या किया, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम यही आया कि जो लोगों के मन में शंका बनी हुई थी इतने टाइम से वो समाप्त हो गई। अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करके सिद्ध कर दिया कि एक ध्रुवीय वर्चस्व स्थापित होगा। तो जो चिंता थी लोगों के मन में कि एक ध्रुवीय होगा या बहुध्रुवीय, वो तो दूर हो गया ना, है ना। तीसरा क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, तीसरा आया वर्ल्ड बैंक और IMF अन्य देशों के सलाहकार बने। अब क्यों सलाहकार बने तुम समझ सकते हो। ये वर्ल्ड बैंक IMF पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे और एक तरह से अमेरिका की जीत मानी जा रही थी, पूंजीवाद की जीत मानी जा रही थी। साम्यवाद तो खत्म हो गया तो पूंजीवाद की जीत मानी जा रही थी और ये पूंजीवाद को ही समर्थन दे रहे थे। तो सबने बोला देखो इन्होंने जिसको समर्थन दिया वो जीत गया, इन्हीं को एडवाइजर बनाना सही है। और अन्य देशों ने इनको, वर्ल्ड बैंक को, IMF को अपना सलाहकार बनाना शुरू कर दिया, है ना। जैसे मान लेते हैं ए नाम का आपका कोई दोस्त है ना, मान लो ए नाम का दोस्त है, वो आपको सलाह दे रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। और कोई बी नाम का आपका एक कोई अनजान व्यक्ति है, वो आपके किसी फ्रेंड को सलाह दे रहा है ना। और इसके सलाह से आपका फ्रेंड डूबता गया डूबता गया डूबता गया, बर्बाद हो गया आपका दोस्त। और आप इसकी सलाह से, एक ही सलाह से आपका ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, बढ़ते गए, गाड़ी कार बंगलो सब कुछ ले लिया आप। अब कोई सी नाम का बंदा देख रहा था, किसको सलाहकार बनाए, कहेगा भाई इसी को सलाहकार बनाओ क्योंकि इसकी सलाह पे तो क्या हुआ है आज ये ए आगे निकल। ऐसी सेम यहां पे हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक थे, इन्होंने पूंजीवाद को सलाह देते थे, पूंजीवाद की जीत हो गई, दुनिया ने इनको एडवाइजर बनाना शुरू कर दिया। समझ आया। उसके अलावा और एक पॉइंट लिख सकते हो बेटा, यहां पे मैंने इसलिए इसको छोटा किया था, यहां पे आप लिख सकते हो चौथा पॉइंट CIS का जन्म। चौथा पॉइंट क्या डाल सकते हो आप, CIS का जन्म हुआ, CIS का जन्म सोवियत संघ के विघटन के बाद ही हुआ था बेटा, CIS। अब ये CIS क्या है, CIS का मतलब था कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, बोले तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल। ये कब बने थे, 1991 में बने थे, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही बने। कौन से देश थे इसके अंदर, 15 वो देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए। किस लिए बने, आपस में व्यापार और विकास करने के लिए। तो व्यापार और विकास करने के लिए। तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, कौन कौन से। पहला, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन से पहले लोगों के मन में शंका थी कि एक ध्रुवीय वर्चस्व स्थापित होगा या बहुध्रुवीय है। पहले लोग सोचते थे ना सोवियत संघ के विघटन से पहले कि एक ध्रुवीय वर्चस्व स्थापित होगा या बहुध्रुवीय है, और अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करके लोगों के मन की शंका दूर कर दी। तीसरा, लोगों ने वर्ल्ड बैंक IMF को क्या किया बेटा, अपना सलाहकार बनाया इनको दोनों को, क्योंकि ये पूंजीवाद का समर्थन करते थे, पूंजीवाद की जीत हुई थी। और चौथा पॉइंट डाल सकते हो CIS का जन्म। अब आगे की बात करें, देखो बेटा ये टॉपिक था, डिलीट हो गया है ना। इसको मैं ना आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा कभी, है ना, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जब मैं ऑफलाइन वगैरह बच्चों को पढ़ाता हूं तो साथ में पढ़ा देता हूं, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये हमें आगे काम आएंगे टॉपिक। दूसरा ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत काम का है, तो मैं अलग से इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। दूसरा खाड़ी युद्ध, पहला खाड़ी युद्ध, ये टॉपिक डिलीट हो गए अब, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का जानना पड़ता है हमें, ठीक है। ये टॉपिक एक बार देख लो, इसके ऊपर हमारे MCQ बन जाते हैं। ये आखिरी है, ये कहता है पूर्व सोवियत संघ के देशों में संघर्ष और तनाव। मतलब जो सोवियत संघ के देश थे उन देशों में हाल फिलहाल में देखा जाए संघर्ष और तनाव चल रहा है।
कौन कौन से देश है? तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य जो हैं उनमें संघर्ष और तनाव चला है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद संघर्ष, विवाद बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। कौन कौन से देश हैं? तो देखा जाए रूस के 2 गणराज्य है, एक का नाम है चेचन्या, एक का नाम है दागिस्तान। ये एमसीक्यू में आया भी था बेटा बोर्ड में कि सोवियत संघ के कौन से 2 गणराज्य थे जहां पे हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। हिंसक मतलब हथियारों के माध्यम से, अलगाववादी का मतलब अलग होने की मांग कर रहे हैं। सोवियत संघ के कौन से देश थे? तो रूस के 2 गणराज्य, एक है चेचन्या और एक है बेटा दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान 2 ऐसे गणराज्य थे जिसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। दूसरा ये आ गया था एमसीक्यू में कि मध्य एशिया का कौन सा देश है, सोवियत संघ के साथ भी रहा ये, जो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है बेटा? गृह मतलब घर, युद्ध मतलब लड़ाई, मतलब वो देश जिसके देश की सीमा रेखा के अंदर वहां की जनता किसी वजह से लड़ रही हो। तो सोवियत संघ का वो देश था ताजिकिस्तान, जो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। कब तक? 2001 तक। और ये ताजिकिस्तान है कहां पे? मध्य एशिया। तो एमसीक्यू में आता मध्य एशिया का वो कौन सा गणराज्य जो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? ताजिकिस्तान। उसके अलावा इसको हटा दो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इस टॉपिक को मत देखो, ये ना पूछे जाते नहीं इतना ज्यादा, है ना। ये 2 मेन और एक ये। सोवियत संघ का वो कौन सा गणराज्य था जो शांतिप्रिय तरीके से 2 हिस्सों में टूट गया? सोवियत संघ का एक देश था जिसका नाम था चेकोस्लाविया। चेकोस्लाविया नाम का था, वो 2 हिस्सों में टूट गया। चेको अलग हो चुका है और स्लोवाकिया अलग हो चुका है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया अलग, चेको अलग और स्लोवाकिया अलग है। मतलब चेकोस्लाविया पहले एक था, है ना। अब ये क्या हो चुका है? जैसे ये एक है, अब ये 2 हिस्सों में टूट गया। चेको अलग हो गया बेटा, स्लोवाकिया अलग हो गया, ठीक है। ये सोवियत संघ के गणराज्य है। उसके अलावा आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अजरबैजान के बारे में, जर्जिया जो उसके 2 स्वतंत्र प्रांत हुए, गृह युद्ध चला, यूक्रेन वगैरह के बारे में, लेकिन इतना आता नहीं है। ये मेन टॉपिक है ना। चैप्टर का एंड था बेटा, है ना। मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है। मिलते हैं